हेलो हेलो हेलो। गुड। हाँ जी। सो मुद्दा यहां पर यह है बेटा कि हम पढ़ चुके थे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर के बारे में, और बच गया था रेपो, रिवर्स रेपो और ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो स्टार्ट किया जाए रेपो से। ये एक नई कहानी है। तो रेपो, इसका पूरा नाम है रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन अगर आसान भाषा में समझाऊं तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप सब कमर्शियल बैंक हो बेटा। क्या बेटा आप लोग, जैसे कि पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। गुड। बैंक ऑफ मैसूर, हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। गुड। तो आप सब बात करो बेटा। हाँ बिल्कुल। बेसिकली बेटा आप सब वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, और मैं हूं आरबीआई। नहीं हुआ नहीं, मान लो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे सकता है और कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो रीपरचेज ऑप्शन में आपके पास जो भी एलिजिबल पेपर्स है उसको आप रख के मेरे से लोन ले सकते हैं। लेकिन जब आप मेरे से पैसा लेके जाएंगे तो उसमें ये कंडीशन पहले से लिखी होगी कि ये पैसा आप वापस कब देके जाएंगे, और ये जो सिक्योरिटीज आप रख के जा रहे हैं ये आप वापस कब लेके जाएंगे, और किस इंटरेस्ट के साथ
आप मुझे पैसा वापस देंगे। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन रीपरचेज की तभी नोट कर ली जाती है जब पैसा दिया जाता है। तो आप मेरे पास है, आपने कहा साहब ये सिक्योरिटीज है मेरे पास 200 करोड़ की, तो सिक्योरिटी रख के मुझे 150 करोड़ रुपए दे दो। तो हम कहेंगे ठीक है मैं दे रहा हूँ 150 करोड़ रुपए, लेकिन यहाँ पर पहले लिखो कि ये वापस कब लेके जाओगे, 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में, और उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन करके जाओ कि इंटरेस्ट कितना पे करोगे। वो एक तरीका है लोन देने का, जिसमें कमर्शियल बैंक लोन ले सकते हैं किससे, आरबीआई से। इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देगा बेटा, ताकि आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगे और आप पैसा लेने के लिए ना आए, लेकिन डिफ्लेशन में कम कर देंगे ताकि आप लोग आए और पैसा लेके जाएं। इसके बाद है रिवर्स रेपो। तो रेपो तो वो हो गई जिसपे कमर्शियल बैंक ने लोन लिया आरबीआई से, तो रिवर्स रेपो क्या होगा, एग्जैक्ट, बिल्कुल। अब मान लो कि आप सबके पास, आप कमर्शियल बैंक हो और आपके पास एक्सेस फंड पड़े हुए बेटा, और वो एक्सेस फंड यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो पड़ा है लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो आप उस पैसे को मेरे पास जमा करा सकते हो और बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, और इन्फ्लेशन के टाइम पर मैं इसको ही बढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में मैं नहीं चाहता कि आप पैसा पब्लिक को दें, क्योंकि इकोनॉमी पहले से इन्फ्लेशन है। आप ज़्यादा लोन अगर पब्लिक को दे देंगे तो बड़ा इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं दे दूंगा कि पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट कौन दे रहा है, मैं, तो पैसे पब्लिक को मत दो, मेरे पास जमा करा दो। उससे भी मनी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में कम हो जाएगी। लेकिन डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो भी कम करूँगा मैं। देखो रेपो कम करूँगा ना, रेपो, तो आप लोग मुझसे लोन मांगने होगे, और रिवर्स रेपो कम करूँगा ना, तो अपना पैसा आप मेरे पास जमा कराने नहीं आओगे। कहाँ जमा करा दोगे बेटा, तो दोनों केस में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व। लास्ट बचा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें सिक्योरिटी सेल एंड परचेज। मैं आरबीआई हूं और मुझे लग रहा है कि आप लोग के पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा आप दे के और मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हो, तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको बेचूंगा, जो खरीदना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि आप कमर्शियल बैंक है और मैं, हाँ, मेरी कही हुई बात को आप लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि शाम को 4 बजे फिर आपको मेरी याद आएगी जब आप क्लियरिंग हाउस फंक्शन में बैठोगे, और आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो शाम को क्लियरिंग नहीं करूंगा आप लोगों की, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। इसलिए आरबीआई की बात बैंक ना माने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सिक्योरिटीज आपको भेज दी, सिक्योरिटी पहुंच गई आपके पास, पैसा आ गया मेरे पास, तो आपके पास बचा ही नहीं तो दोगे कहां से। इन्फ्लेशन अपने आप ही क्या हो गया, कंट्रोल। लेकिन डिफ्लेशन है तो वो सिक्योरिटीज मैं आपसे फिर परचेज करूंगा। सिक्योरिटी किसके पास आ गई, मेरे पास, और पैसा किसके पास चला गया, तो अपने आप ही जो डिफ्लेशन है वो प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा, सॉल्व। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है क्रेडिट को, और सबको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, श्योर, तो खत्म करो बड़ा इस चैप्टर को, चलो। तो हम पढ़ रहे थे क्रेडिट कंट्रोल, पढ़ चुके क्रेडिट कंट्रोल। आप कैसे कंट्रोल करोगे, क्लियर है क्या बेटा, कैसे कंट्रोल करोगे, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है बेटा। दूसरा आरबीआई का फंक्शन है प्रमोशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा, तो आरबीआई प्रमोट करता है ऑल एक्टिविटीज इन इंडिया। जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या बना दिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डेवलप करने के लिए क्या बनाया, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शुड बी। ये तो आईसीआई का भला हो कि पहले सिडबी, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक, इनकी भी डिटेल दे रखी थी सिलेबस में, और करीबन 9 से 10 पेजेस की थ्योरी थी इनकी।
लेकिन आईसीआई ने तीनों टॉपिक उड़ा दिए बेटा। अब आपका चैप्टर जो इतना कम हो गया। इसके बाद कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। तो आपने 12th में जब मनी चैप्टर पढ़ा था क्या? तो वहां पे M1 M2 M3 M4 कि देश में कुल पैसा कितना है, उसका डेटा कलेक्ट कौन करता है? आरबीआई। और पब्लिश कौन कराता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेंसी पॉलिसी अपन ने पढ़ी ली है। करेंसी कौन इशू करेगा? कौन करेंसी इशू करेगा बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ। और क्रेडिट पॉलिसी में हम पढ़ चुके हैं कि कौन इफेक्ट करता है बेटा? एक तो, दूसरा, तीसरा, ये तो आप जान ही चुके हो बेटा। लेकिन यहां पर बनेगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना बेटा। और ये है बेसिस पॉइंट्स। बेटा जब भी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है ना, तो परसेंटेज में नहीं करता, 1% कम किया, 2% नहीं, वो कम करता है या बढ़ाता है बेसिस पॉइंट में। और 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 बेसिस पॉइंट किसके इक्वल है बेटा? 1%। जैसे आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट कम किया, मतलब 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10। कितना कम किया? 25 बेसिस पॉइंट। और 100 बेसिस पॉइंट, तो ये कितना हो गया? 0.25। तो अब हो गया 9.75। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है हर साल, हर साल आता है, हर साल। कर पाओगे क्या सॉल्व? अगर ये याद रहा ना तो सॉल्व हो जाएगा बेटा कि 100 बेसिस पॉइंट 1% बेटा। बेसिस पॉइंट पैरामीटर है, किस मीटर पे आप या किस रेंज में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं बेटा। तो परसेंटेज में कम नहीं करेंगे बेटा अपन, इसमें कम करेंगे अपन बेसिस पॉइंट पे। एंड 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 बेसिस पॉइंट्स। आइए एक एग्जांपल से देख ले। प्रेजेंट करंट जो बैंक रेट है वो 7.75% है, और आरबीआई डिक्रीज कर दिया बेटा कितना? 25 बेसिस पॉइंट। तो अब कितनी होगी बेटा? 7.5, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25। तो 0.25 कम हो तो क्या बचा बेटा? 7.50। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। यहां पर अगर कहता है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए तो 8 हो जाता बेटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे भी दे सकता है बेटा, और ये आएगा 100% आएगा। ध्यान रखना बेसिस पॉइंट को। और इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने में दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। इसके बाद रेपो रेट आप पढ़ ही चुके हो आप। तो रेपो रेट क्या है बेटा? The rate at which bank borrow money from the RBI against placing or sale of government securities to RBI is known as repo rate, and repo rate is a short form of free purchase rate, नहीं free purchase option। तो रेपो है, फ्री परचेज ऑप्शन लिखना बेटा। और रिवर्स रेपो, it is the rate of interest offered by RBI when bank deposit their surplus funds with the RBI for short period। क्लियर है क्या बेटा? इसके बाद सीधा जाइए सेबी पर। सेबी है क्वेश्चंस का भंडार, और आरबीआई से ज्यादा क्वेश्चन सेबी के आते हैं, लेकिन सिंपल आसान क्वेश्चन, वो जो आज क्लास में खत्म कर देंगे बेटा आप लोग। थोड़ा सा डेटा याद करना पड़ेगा, बाकी गाड़ी सेम टू सेम। सबसे पहला डेटा, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1988, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पावर्स मिली थी 1992 में, जब आया था सेबी एक्ट 1992, और सेबी एक्ट हैज कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 Jan 1992। तब से इफेक्ट में आया था बेटा।
दूसरा क्वेश्चन, सेबी से पहले ये काम कौन करता था? भाई शेयर मार्केट को कंट्रोल करने 92 में थोड़ा शुरू किया था अपन ने, तो इससे पहले भी था। उससे पहले कौन संभालता था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द सेबी, एन अथॉरिटी अंडर कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेबी से पहले ये काम कौन करता था बेटा? कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज, याद रखना बेटा। अगला क्वेश्चन, सेबी का हेडक्वार्टर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, कहां पे भैया? पेंड्रा, बांद्रा, बांद्रा दोनों, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। ये क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, और वो पूछता है कि इसका जो नॉर्थ का ऑफिस है वो कहां पर है? तो नॉर्थ का ऑफिस है दिल्ली में। फिर पूछता है ईस्ट का कहां पर है? कोलकाता में। साउथ का कहां है? चेन्नई में। वेस्ट का कहां है? अहमदाबाद में। तो ये नहीं पूछेगा कि पर्टिकुलर इसके रीजनल ऑफिस कहां पर है, डायरेक्टली ये पूछेगा कि नॉर्थ का कहां पे है, ईस्ट का कहां है, वेस्ट का कहां है। तो आपको ऐसे याद करना है बेटा इसको कि नॉर्थ का कहां पे है बेटा? दिल्ली में। ईस्ट का कहां है? कैलकाटा। साउथ का कहां है? चेन्नई। वेस्ट का कहां है? अहमदाबाद। याद रहेगा बेटा। इसके बाद एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया अबाउट बोर्ड ऑफ सेबी। अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे और आप बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत। ठीक है बेटा। एक चेयरमैन होता है सेबी में, क्या होता है बेटा? जिसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको नॉलेज हो अबाउट सिक्योरिटी मार्केट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, सब हो सकता है बिल्कुल। 2 members from amongst the official of the Ministry of Central Government। तो अदर मेंबर कहां से आए भैया? मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डील करते हो कंपनीज एक्ट 2013 में, यानी जिनको कंपनीज एक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन हो, और उसको नॉमिनेट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट। 1 member फ्रॉम द अमंगस्ट ऑफ आरबीआई, एक मेंबर कहां से आएगा? आरबीआई से, और उसको नॉमिनेट भी कौन करेगा? आरबीआई। 5 other members out of which at least 3 members shall be whole time member। 5 मेंबर और हो गए बेटा। क्लियर है बेटा? पढ़ लिया सबने? ध्यान से देख लो, पढ़ लो एक बार। तीन परमानेंट, 2 टेम्परेरी। होल टाइम मतलब परमानेंट, चेंज नहीं होंगे। नॉमिनेटेड तो जैसे उन्होंने ये कहा कि इसमें से ले लो, नॉमिनेटेड है। अपॉइंट मतलब अपॉइंट करना किसी को, कि इसको अपॉइंट कर दिया अपन ने। हाँ बेटा, हाँ पढ़ लिया बेटा। तो बुक्स बंद कर दो बेटा।
क्वेश्चन नंबर 15। भाई साहब ये ऐसा क्वेश्चन था कि ये तो अभी आपने अभी तुरंत पढ़ा ही है, अभी तो अब पढ़े हुए भाई साहब टाइम हो गया अपन को। तो ये तो याद है कि एक चेयरमैन था, तो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी थे, एक आरबीआई से भी था, और 5 अदर मेंबर भी थे, लेकिन वो होल टाइम मेंबर जो थे वो 3 थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था बेटा, और अब की बार उसने 4 की जगह 2 कर दिया था, इससे पहले वाले में 2 कर दिया वैसे। और बच्चा पूरा पढ़ रहा है, बोले सब सारा सही है, अब ये 5 होते ही होते हैं, ये 1 होता ही होता है, वो 2 होता है, वो 1 होता है, अरे सारे सही है, कोई गलत है ही नहीं, छोटी सी गलती। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि सेबी में बड़े मजेदार क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। हो जाएगा क्या बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। सेबी से हमारा अगला क्वेश्चन, सेबी किनके लिए काम करता है? तो सेबी काम करता है 3 लोगों के लिए। पहले वो जिन्होंने सिक्योरिटीज इशू की हैं, सेकंड वो जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, और तीसरे शेयर ब्रोकर्स। तीनों के लिए काम करता है बेटा ये। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 functions of SEBI: क्वेसी, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव में उसको एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशियल में अगर कोई किसी कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो एक्शन ले सकता है बेटा। तो ये 3 काम है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? 3 तो ये लिख देंगे, चौथा कोई नया बना देंगे। क्वेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव, 3 दिए ना, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव है, 3 तो ये लिखेगा। और चौथा ऑप्शन, हाँ, लेजिस्लेटिव में बेटा लॉ बनाना, ड्राफ्ट करता है रेगुलेशंस को, एग्जीक्यूट करता है बेटा, और उसमें पनिशमेंट, जुडिशियल। इसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करेंगे बेटा, दिस मेक इट वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है बेटा वो, बट देयर इज एन अपील प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। मिला बेटा? आप सेबी के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं बेटा, और इसमें बनेंगे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सेबी के अगेंस्ट फर्स्ट अपील कहां पर होती है। मैंने कहा ना क्वेश्चन का भंडार है सेबी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेबी में से आते हैं। तो अंडरलाइन करो, देयर इज ए सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल विच इज ए 3 मेंबर ट्रिब्यूनल। फर्स्ट अपील यहां कर सकते हो बेटा, 3 लोगों का ट्रिब्यूनल है, यहां पर आप अपनी शिकायत सेबी को कर सकते हैं। अगर आप इस फैसले से खुश ना हो तो सेकंड अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में होती है बेटा, अंडरलाइन कर लो बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पहली अपील कहां पर होगी भाई, कितने लोगों का ट्रिब्यूनल है। इसमें इसके आगे भी लिखा हुआ था पुराने मॉड्यूल में, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनका नाम भी लिखा हुआ था, वो इसके हेड हैं, वो सब लिखा हुआ था, और नए मॉड्यूल में याद करने की जरूरत नहीं बेटा। अब सिर्फ ये याद रखना है कि पहली अपील कहां होगी और कितने लोगों का ट्रिब्यूनल है। अगर यहां सेटिस्फाई नहीं हुए तो, और उससे ऊपर तो इंडिया में कोई है भी नहीं बेटा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बदलने की पावर किसी के पास भी नहीं है, सिवाय एक केस में।
और वो केस है फांसी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी आदमी को फांसी की सजा दी है तो प्रेसिडेंट उसको कम कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट को लगे तो कम भी कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। और इंडिया का रूल यह है कि इंडिया में एक आदमी को एक बार ही फांसी की सजा दी जा सकती है। इंडिया में यह केस हो चुका है कि आदमी को लटकाया गया और उसके गिरते ही रस्सी टूट गई और वो बच गया। तो इंडियन लॉ ये कहता है कि आप एक आदमी को एक ही बार फांसी के फंदे पे लटका सकते हो। उसके बाद उसको आजाद कर दिया गया, जाओ अपने घर। सबसे बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ फांसी लगाई जाती है। और जो प्रोफेशनल है जल्लाद, गवर्नमेंट सर्वेंट है। अभी जब निर्भया वाले केस में उन चारों को फांसी लगाई थी ना, तो उससे पहले उसका इंटरव्यू दिखाया था जो फांसी लगाने के लिए आया था। उसने बताया था कि हमारा खानदानी काम यही है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट से हमें सैलरी मिलती है और पूरे इंडिया में कहीं भी फांसी लगानी हो तो हमें बुलाया जाता है। हम पहले ट्रायल करते हैं। ट्रायल आदमी के वेट के हिसाब से बोरा भरते हैं, बोरा भर के रस्सी से लटका के देखते हैं रस्सी टूटेगी तो नहीं। भाई उसका वजन तो पता ही है ना, भाई 100 किलो वजन है तो 100 किलो का बोरा भर के और टांग के देखते हैं कि टूट तो नहीं रही है। और इंडिया में एक और रूल भी है, फांसी का रूल ये भी है कि फांसी लगाने के बाद आदमी तड़पना नहीं चाहिए, तड़पना नहीं चाहिए। वो जैसे गिरे ना, गिरते गर्दन की हड्डी टूटेगी और वो मर जाएगा। स्ट्रिक्ट लॉ है, तड़पना नहीं चाहिए। वो गिरने के विदिन 5 सेकंड में मर जाता है आदमी। इस तरीके से नोट बनाई जाती है बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही डिसीजन बदला जा सकता है। क्या नाम था उसका, जो टेररिस्ट आया था अपने यहाँ पे, मुंबई वाला। अरे मुंबई में अटैक किया था, वो एक पकड़ा गया था। हाँ, क्या नाम था उसका, जिसको ने फांसी लगाई थी अपन ने। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता लगाने के लिए। उस बंदे ने राष्ट्रपति को लिख के भेजा था कि मेरी जो फांसी है उसको माफ कर दो, वैसे मेरी फांसी माफ कर दो, मैंने गलती हो गई, मैंने गलती की थी। हाँ बिल्कुल, वो अपील कर सकते हैं। अपील तो निर्भया वालों ने भी की थी। निर्भया वालों ने तो ये कहा था कोर्ट में कि इनको फांसी मत दो क्योंकि दिल्ली की जेल में बंद है और दिल्ली में पॉल्यूशन वैसे बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉल्यूशन से मर जाएंगे। इनको हाँ, इनको फांसी वाली जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट ने बड़े प्रेम से लिखा, नो, इनको आज ही चढ़ा दो। चलिए, ऐसे कर्म करने के बाद कोई आपकी फांसी माफ नहीं करेगा। या प्रेसिडेंट को इसलिए पावर दी गई कि हो सकता है कि कोर्ट से गलती हो जाए, कई बार जज भी इंसान ही होते हैं, और प्रेसिडेंट को ये पता लग जाए कि भाई ये बंदा वाकई में इनोसेंट था और इसको फालतू फंसा दिया गया है, या तो वो माफ कर सकता है, लेकिन सिर्फ फांसी। और कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का चेंज हो सकता है। सबसे ऊपर है अपने इंडिया में, इंडिया में सबसे ऊपर जो लास्ट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है बेटा। इसका डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, और कोई नहीं है इसके बाद बेटा। अगर सेबी के अगेंस्ट आप गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ नहीं दिया, आप बेटा कहीं नहीं आ सकते बेटा। ये लास्ट अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई नहीं है बेटा। तो सेबी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद हो जाएंगे, शायद मेरे हिसाब से हो भी गए होंगे, है ना। तो सीसीआई पे आ जाओ बेटा।
नहीं, चप्पल चोर वाला नहीं, कंपटीशन कमीशन। बिल्कुल पढ़ना बेटा, रीडिंग, क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस पढ़ लेना, नॉलेज जरूरी बेटा, पढ़ लेना बेटा ना, गुड। कितने क्वेश्चन आ गए कम है, सारे क्वेश्चन कैसे भी आएंगे बेटा, कुछ गरीबों के लिए भी छोड़ो, सीसीआई के लिए। सीसीआई इसलिए इंडिया में लाया गया था कि इंडिया में फेयर कंपटीशन हो, सर कंपटीशन होना चाहिए, और कंपटीशन क्या होना चाहिए, फेयर। इसलिए हमने क्या बनाया, सीसीआई, कंपटीशन ऑफ इंडिया। ये कहते हैं कि कंपटीशन दो होते हैं बेटा, कितने होते हैं, एक डायरेक्ट और एक, तो डायरेक्ट कंपटीशन लाइक मैकडी, बर्गर किंग, कोका कोला एंड पेप्सी, पिज्जा हट एंड डोमिनोज, ये कौन से कंपटीशन है बेटा, डायरेक्ट कंपटीशन है। कौन सा कंपटीशन, गुड। और इनडायरेक्ट वो होता है जहां पे प्रोडक्ट सेम नहीं होते हैं, जहां पे प्रोडक्ट सेम नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं बेटा। जैसे 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 एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, यानी एक रेस्टोरेंट है, उसका डायरेक्ट कंपटीशन अदर रेस्टोरेंट से तो है ही है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट कंपटीशन है सुपरमार्केट से। तो क्या आजकल सुपरमार्केट में भी रेडी टू ईट मील मिलता है बेटा, लाइक फ्रोजन पराठास, ईट एंड सर्व डिशेस। अरे सब्जी के पैकेट आते हैं, उसको ले जाके सिर्फ गर्म पानी में रखना है, बस 15 मिनट गर्म पानी में रखो और सब्जी अंदर से बिल्कुल तैयार, खाओ शाही पनीर। तो कहां पहुंच रहे हैं हम लोग आजकल। एक टाइम वो भी आएगा जब शायद इंसान रोटी बनाने बंद कर देगा, क्योंकि सब रेडी टू ईट आएगा, बस लाओ ऐसे माइक्रोवेव में रखा और निकालो और खा लो। अरे आता ही है ना अपने सफल के और इसके क्या नाम है, फ्रोजन मटर नहीं बेटा, आपने वो भी तो आता है इनका, जैसे कौन सी कंपनी के आते हैं वो, अरे वो फ्रेंच फ्राइज और वो टिक्की वगैरह, मकेन्स, आता ही नहीं बेटा, वो कुछ भी नहीं करना, खाली फ्रीजर में से निकाला, तला और खा लो। तो ये इनका इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया। भाई रेस्टोरेंट का डायरेक्ट कंपटीशन रेस्टोरेंट से तो है, लेकिन इनडायरेक्ट किससे बेटा, इनसे। जो कार बेचने वाले हैं उनका कंपटीशन कार बेचने वालों से तो है डायरेक्ट, लेकिन जो हॉलिडे पैकेज बेचते हैं उनसे इनडायरेक्ट है। अब आप कहेंगे हॉलिडे पैकेज का कार वालों से क्या लेना देना। कई बार हम अपने गाड़ी खरीदने का प्लान बनाते हैं, उसके गाड़ी खरीदना, कार खरीदने का प्लान बनाते हैं, और इतने में ही ऑफर आ जाता है किसी ट्रैवल या जो कंपनीज हैं हॉलिडे वाली जो होती हैं, कि हम आपको इतने कम प्राइस में 5 दिन 6 दिन का स्टे दे रहे हैं और फैमिली के साथ आना जाना रहना। आदमी कहता है कार बाद में ले लूंगा, पहले घुमाऊं। तो अब की बार इस साल अपन ने कार का प्लान ड्रॉप कर दिया और अपन कहाँ जाएंगे, घूमने के लिए। तो डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट तो था ना बेटा, आ गए ना बेटा वो लोग। हाँ है ना, हर चीज़ का है बेटा। हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं बेटा जो कॉमर्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन क्लास चल रहे हैं वो इनडायरेक्ट कंपटीशन है ना। अगर वो कंपटीशन नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या बनेगा, ये सिंपल सी बात है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया बेटा, और वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो कंपटीशन तो है और कंपटीशन होना भी चाहिए बेटा, भाई कंपटीशन के बहुत फायदे हैं बेटा। पहला फायदा क्या है, इससे इनोवेशंस होंगे बेटा। कंपटीशन होगा तो क्या होगा बेटा, इनोवेशंस, एफिशिएंसी बढ़ेगी। पनिश द लेगर्ड्स, लेगर्ड्स मतलब वो जो फेयर कंपटीशन नहीं होने देते। जैसे कि भाग मिल्खा भाग में रेस से पहले मिल्खा सिंह के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, तो वो लेगर्ड्स है। आप पे दम है तो फेयर लड़ो ना, बराबर का मौका तो वही भाग रहा, आप भी भागो, आप पे दम है तो जीत के दिखा दो। लेकिन ऐसे मारना पीटना तो गलत है ना बेटा। ये होते हैं लेगर्ड्स, ऐसे लोगों को पनिश किया जाएगा। चॉइस इंप्रूव होगी, क्वालिटी भी होगी और कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो हर कोई अपना प्रोडक्ट सस्ता बेचना चाहेगा और क्वालिटी भी क्या देगा बेटा, बढ़िया। तो आपके पास एक्सेप्टेबल क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए बेटा कंज्यूमर के लिए, फायदा ही फायदा।
तो ये तो हो गई बेटा जानकारी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आने बेटा। पहला क्वेश्चन, कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, अमेंडमेंट हुआ था 2007 में। कब आया था भैया? 2000। अमेंडमेंट कब हुआ था? गुड। तो कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया था किसने? टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यानी कंपटीशन पर जो एडवर्स इफेक्ट डालने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगा कौन? सीसीआई। भाई कंपटीशन होना चाहिए फ्री एंड फेयर। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट एंड द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को तो फायदा मिलेगा। अरे बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा सुना है? अरे बिल्ली, दो बिल्लियां लड़ रही थी एक रोटी को लेके, बहुत पुरानी कहानी है। तो बंदर बोले मैं फैसला कराऊंगा, आधा कर दिया, बोले ये ज्यादा ये कम तो ये मैं खा लेता हूँ, अब ये ज्यादा ये कम ये मैं खा लेता हूँ। हाँ, तो बिल्ली की लड़ाई में किसका फायदा? और बंदर हमें बेटा, कंज्यूमर्स, कंपनीज। जो कंपनीज लड़ रही है बेटा वो बिल्ली है, और बंदर कौन है? हम, कंज्यूमर। एयरटेल ने कहा सस्ता, एयरसेल ने सस्ता, जियो ने कहा फ्री। फायदा किसको मिला? बंदर को, बंदर को। बेटा एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, वो लोग जो फेयर कंपटीशन नहीं होने दे रहे और फेयर कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, उनको पनिश करेंगे बेटा हम लोग, छोड़ेंगे नहीं हम उसको, छोड़ेंगे नहीं हम बेटा। हाँ, तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए बेटा पूरी इंडिया में, हर एक इंडस्ट्री में। हाँ बेटा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करेगी, पूरी इंडिया को नहीं बेटा। सेबी का काम फेयर कंपटीशन नहीं है, सेबी का काम ये देखना है कि ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है शेयर मार्केट में। उसका काम ये नहीं है कि देखेगा कंपटीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंपनी कंज्यूमर के साथ कोई गलत बिहेव कर रही है तो, कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन लॉस दिखा रही है, तो उसमें फ्री और फेयर कंपटीशन कहां से आया बेटा? कंपटीशन देखना किसका काम है बेटा? सीसीआई का। ये देखेगा बेटा। अगर आप फेयर कंपटीशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहे तो बैठा है। इसके बाद लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एमआरटीपी एक्ट, इसी को रिप्लेस किया था किसने? सीसीआई ने। मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा? एमआरटीपी एक्ट को किसने रिप्लेस किया था? कंपटीशन एक्ट 2002। और इसी कंपटीशन एक्ट की वजह से आया हमारा सीसीआई। और है बेटा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, फटाफट से आ जाओ। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 14 अक्टूबर 2003। इसके बाद इसमें एक चेयरमैन होता है, 6 अदर मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो टोटल मेंबर होते हैं 7। कितने होते हैं बेटा? 7। एक चेयरपर्सन और 6 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय, याद रहेगा बेटा। अब इसके काम की बात करें तो बेटा काम वही है जो आप पढ़ चुके हैं। टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, वही पॉइंट कितनी बार पढ़ेंगे बेटा? और ये पॉइंट भी वही है बेटा। एंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन, इंप्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसीज, और शुरू होता IRDA। हाँ बेटा, हाँ बेटा जानकारी बढ़ेगी इससे, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। नहीं नहीं, जानकारी बढ़ाओ बेटा, सारे पॉइंट पढ़ना बेटा। कंपटीशन के फायदे बताएंगे आपको, कंपटीशन क्या फायदे हैं। वैसे ऊपर 1 पॉइंट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ना बेटा। ठीक है बेटा। IRDA की कहानी फिर परसों।
जाइए बेटा, हम कहाँ जाएंगे बेटा, तो खत्म किए, स्टार्ट कर देंगे।